Hello everyone, I'm Dr. Ganishka Kaushik. Welcome you all on Topper Stop. So guys, in this video again we will discuss the MCQ series. एक चीज़ जो है वो टेस्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आज मैंने SI की UPSI की एक वीडियो डाली थी. तो गाइज आप इतना इनसिक्योर क्यों जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि हम अगर किसी और कोर्स का डाल रहे हैं तो मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि मैं ही पढ़ाऊँ उस चीज़ को. चैनल के ऊपर हर जो कोर्स है या फिर मतलब हर जो वैकेंसी है उसकी वीडियोज़ डलती है. तो आपके साथ हमने एक अपनी टॉपर स्टॉप की बहुत लंबी जर्नी को कवर किया है. तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा. 9th मई तक जो है आपको प्रैक्टिस सेट और आपको EPFO का सारा कंटेंट अच्छी तरीके से मिलेगा. सो आप हमें सपोर्ट कीजिए इस चीज़ में भी. बस अभी मुझे आपको यही कहना है. तो चलिए अब शुरू करते हैं. जो हमने कल 50 क्वेश्चंस किए थे, सॉरी परसों जो 50 क्वेश्चंस किए थे, तो उसके आगे हम एक्सटेंड करते हैं. तो यहाँ पे देखिए बुक का नाम मैं नहीं बता सकती आपको. कई स्टूडेंट्स ने पूछा था, हो सकता है कि एक दो मिस्टेक जो है वो इसी के आंसर्स में हो जो उन्होंने आंसर पब्लिश कर रखे हैं. तो आज मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, बट तो एक तुमसे देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सही होते हैं आज. तो 51 क्वेश्चन जो है इसमें बेसिकली आपसे पूछा गया है, लेबर लॉ से रिलेटेड है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द वेजेस विल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द वर्कर्स हु आर बीइंग लेड ऑफ. तो आपसे बेसिकली पूछा गया है कि कितना परसेंटेज जो वेजेस होता है वो एम्प्लॉयर वर्कर को पे करता है जब उनको जॉब से हटाया जाता है. ठीक है. तो A इज 30%, B इज 40%, C इज 20% एंड D इज 50%. तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए. ओके डन. तो यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है 50% जो अमाउंट है वो पे किया जाता है एम्प्लॉयर के थ्रू वर्कर को. नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और मैंने जैसे आपको बताया था कि जो ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनके जो आंसर होते हैं वो ईजी होते हैं कंपेरेटिवली. ठीक है. तो इसमें पूछा गया कि कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्राइक. स्ट्राइक जो डिफरेंट टाइप की होती है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है. आपको इसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि वर्कमैन इन्वॉल्व इन द घेरियो आर द कंसिडर्ड गिल्टी अंडर the section 339 or 340 of the Indian Penal Code. Second is boycotting is a form of strike and protest under which workers stand in front of premises of employers with flashcards, banners and placards. तो यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें एक एक्ट को बताया गया आपको कि बाइकआउट जो होती है, स्ट्राइक जो होती है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि जो वर्कर्स होंगे वो जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उसके सामने खड़े होंगे अपने हाथों में फ्लैश कार्ड, बैनर्स और प्ले कार्ड्स लेके. और तीसरी स्टेटमेंट जो है उसमें कहा गया है कि जो सिंपैथेटिक स्ट्राइक्स होती है उसमें वर्कर्स जो होते हैं उनको एम्प्लॉयर से कोई भी इशू नहीं होता है. ये थर्ड स्टेटमेंट आपके सामने. ठीक है. तो आपको बताना है कि सही कौन सी है इसके अंदर. तो A इज बोथ 1 and 2, B इज 2 and 3, C 1 and 3 एंड D इज ऑल ऑफ द दिस. तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए. ओके डन. तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका C 1 and 3 स्टेटमेंट. ठीक है. मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 52 से 59 इस वजह से आया बिकॉज आई डोंट नो वाई कि इस बुक के अंदर मिडीवल इंडिया के क्वेश्चंस इतने सारे दे रखे हैं जो कि आपके काम के नहीं हैं, तो इस वजह से मैंने उनको कट कर दिया है यहाँ से. तो 59th क्वेश्चन है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम इफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज 30,000, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 20,000. तो ये आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, अकाउंट्स का है. तो आपको ऑप्शन में दिया गया है A इज 80,000, B इज 60,000, C इज 50,000 एंड D इज 40,000. तो न्यूमेरिकल बेस आपका क्वेश्चन हो गया. एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए. ओके डन. तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर है वो है B 60,000 जो होगा वो स्टॉक होगा. अकाउंटिंग की वीडियोस मैंने नहीं बनाई है क्योंकि अकाउंटिंग मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं आपको मिसगाइड नहीं कर सकती इसके अंदर. 60 जो है क्वेश्चन गुडविल ब्रोट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज कॉल्ड. तो आपसे पूछा गया है कि एक न्यू पार्टनर जब किसी कंपनी के अंदर आता है और वो कैश के फॉर्म में काइंडनेस प्रोवाइड करता है तो उसको आप क्या कहते हैं. A इज कैपिटल, B इज लोन, C इज ड्रॉइंग एंड D इज प्रीमियम. तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए. ओके डन. तो इसको क्या कहा जाता है, प्रीमियम कहा जाता है जब कोई भी एक नया पार्टनर कैश की फॉर्म में गुडविल को ब्रॉड करता है किसी कंपनी के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61. इफ अ फार्म गिव्स गारंटी टू पार्टनर एंड इन सेम वे पार्टनर गिव गारंटी टू फार्म, सो दीज आर टू गारंटीज इन सेम ईयर. इसमें आपसे पूछा है कि अगर कोई फार्म जो है वो अपने पार्टनर को गारंटी देता है और उसी तरीके से एक पार्टनर उस फार्म को गारंटी देता है तो यहाँ पे एक साल के अंदर दो गारंटीज हो जाती है. तो ये जो गारंटी होती है जो कि फार्म पार्टनर को और पार्टनर फार्म को देता है उसे क्या कहा जाता है, आपसे ये पूछा गया है इसके अंदर. सो A है गारंटी बाय फार्म, B इज गारंटी बाय पार्टनर, C इज साइमल्टेनियस गारंटी एंड D इज नन ऑफ द अबव. तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए.
ओके डन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका साइमल्टेनियस, क्योंकि साइमल्टेनियस क्या होता है, मतलब साथ साथ चल के कोई चीज़ होती है, तो इसको क्या कहेंगे, साइमल्टेनियस गारंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्टनर मे डिसॉल्व अ फर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दिस इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन डैश ऑफ द एक्ट। तो आपसे पूछा गया है कि जो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है उसमें पार्टनर जो है उसको डिसॉल्व कर सकता है, तो कौन से स्पेसिफिक जो सेक्शन है एक्ट के, इसके अंदर इसका मेंशन किया गया है आपसे। तो ए है यहाँ पे 39, सेकेंड है 40, सी इज 41 एंड डी इज 42। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो सेक्शन 40 जो है उसके अंदर स्पेसिफिक है कि पार्टनर जो है वो एक फार्म के अंदर जो एग्रीमेंट है उसको डिसॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ द ओल्ड फार्म इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। आपसे पूछा गया है कि जब किसी पार्टनर को आप एडमिट करते हैं, मतलब कि इंक्लूड करते हैं किसी फार्म के अंदर, तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स बैलेंस शीट में उस टाइम ओल्ड फार्म्स के होते हैं वो कैपिटल अकाउंट में किसके ट्रांसफर किए जाते हैं, आपसे पूछा गया है। ए इज ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, बी जो ओल्ड पार्टनर होता है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, सी ऑल द पार्टनर इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है, जो ओल्ड पार्टनर होता है उसका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग होता है उसके अंदर जो बैलेंस शीट का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस अगेन जो है वो आपका अकाउंट्स का है। ए बी सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, इसमें आपको 3 पर्सन दिए गए हैं जिनको ए बी सी का नाम दिया गया है, जिसमें आपसे कहा गया है कि ए जो पर्सन है उसने 35,000 रुपये लगाए उस फार्म के अंदर, बी जो पर्सन था उसने 45,000 रुपीज़ लगाए और जो सी था उसने 55,000 रुपीज़ लगाए। तो आपको ये बताना है कि अगर साल में 40,500 जो है वो एनुअल प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे ये जो डिफरेंट पर्सन थे इनका रिस्पेक्टिव शेयर जो है वो प्रॉफिट के अंदर कितना होगा, ठीक है। सो ए इज 10,500, 13,500 एंड 19,500, बी आ गया 10,500, 10,500 एंड 21,500, सी ऑप्शन में आपका 10,500, फिर 13,500, 17,500 रुपये, और डी के अंदर 10,500, 13,500 और 16,500 रुपये, ठीक है। तो अच्छे से देखिए क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को सोल्व कीजिए, देन इसका आंसर कीजिए। ओके डन। तो डी ऑप्शन जो है आपका वो सही है। इस पर्सन का जो 35,000 जिसने ए ने इन्वेस्ट किए थे उसके जो प्रॉफिट जाएगा वो 10,500 रुपये जाएगा, जिसने 45,000 रुपये दिए थे उसके 13,500 रुपये जाएंगे, और जिसने 55,000 रुपये इन्वेस्टमेंट की थी उसको 16,500 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द बैलेंस इन शेयर फॉरफेचर अकाउंट आफ्टर द रेशियो ऑफ द फोर्टिफाइड शेयर शुड बी। तो आपसे पूछा गया है ट्रांसफर टू द गुडविल अकाउंट, ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व account, C is shown as share fortified account and D is added to paid up capital। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो होता है कि ये जो अमाउंट होता है बैलेंस जो होता है शेयर का वो ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66। इसमें पूछा गया है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ फार्म इज कॉल्ड। आपसे पूछा गया है कि अगर जितने भी पार्टनर्स होते हैं एक फार्म के, अगर उनके बीच में डिसोल्यूशन हो जाता है पार्टनरशिप का तो उसको क्या कहा जाता है। ए इज डिसोल्यूशन ऑफ फार्म, बी इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सी इज डिसोल्यूशन ऑफ फार्म नेम एंड डी इज नन ऑफ द अब। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो ए ऑप्शन जो है आपका पूरे फार्म के पार्टनर से जब डिसॉल्व कर देंगे किसी को एस्टेब्लिशमेंट को, तो वो जो फार्म है वो ही पूरा का पूरा डिसोल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश विल बी रिकॉर्डेड इन। तो आपसे पूछा गया कि जो फाइनल अकाउंट होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो किसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, जो कैश अमाउंट होता है। ए इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स ओनली, बी इज बैलेंस शीट only, C is income and expenditure account and D is receipt and payment account and balance sheet both। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो जो फाइनल अकाउंट होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का उसमें क्लोजिंग बैलेंस कैश जो होता है वो रिसिप्ट और जो पेमेंट अकाउंट होती है उन दोनों ही बैलेंस शीट के अंदर जो है कवर किया जाएगा, रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन अकाउंट ऑफ एडमिशन द एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड इन। आपसे पूछा गया है कि जब एडमिशन होता है न्यू तो उस टाइम में एसेट्स जो होते हैं उनको रीवैल्यू किया जाता है और लायबिलिटीज को रीअसेस्ड किया जाता है कौन से अकाउंट के अंदर। तो ए है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, बी इज रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, सी इज रियलाइजेशन अकाउंट एंड डी इज बैलेंस शीट। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका बैलेंस शीट के अंदर जो है जितने भी एसेट्स होते हैं उनको रीवैल्यू किया जाता है और लाइबिलिटीज को रीअसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स ओवर कंसिडरेशन पेड फॉर। तो आपसे पूछा गया है कि जो एक कंसिडरेशन एसेट होता है उससे ज़्यादा अगर नेट एसेट हो जाएगा तो उसको क्या कहा जाता है। ए इज कैपिटल रिजर्व, बी इज रिजर्व कैपिटल, सी इज सिक्योरिटी प्रीमियम एंड डी इज गुडविल। तो एक बार इसे टाइम कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे देखिए क्या बात की जा रही है, नेट एसेट की बात की जा रही है जो एक्सेस में हो गया है, तो यहाँ पे उसको रिजर्व कहा जाएगा और कैपिटल की फॉर्म में होगा तो उसको कैपिटल रिजर्व का नाम दिया जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 70 क्वेश्चन नहीं रखा है मैंने, अगेन मिडिवल इंडिया का क्वेश्चन था। तो 71 क्वेश्चन जो है वो आपका है कि आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है और आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है या फिर सही है। ठीक है, मतलब ये जो है इनकरेक्ट नहीं होगा, ये करेक्ट होगा। यहाँ पे आपको ये गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो वन इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड्स बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आपकी है कि रिसिप्ट और जो पेमेंट अकाउंट होते हैं रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें आपसे पूछा गया कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो होते हैं वो सिर्फ रेवेन्यू को जो है कैलकुलेट करते हैं एक साल के अंदर, और उसी के साथ ही कहा गया है कि इनकम और जो एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होते हैं वो कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। तो आपसे स्टेटमेंट दी गई है कि ए बोथ आर करेक्ट, बी सॉरी बोथ इज इनकरेक्ट, सही है ये आपका, बी इज बोथ आर करेक्ट, सी इज ओनली वन करेक्ट एंड डी इज ओनली सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है क्योंकि रिसिप्ट और जो पेमेंट अकाउंट होता है रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटसाइड रियर मिरर ऑफ द मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स इज मार्क्ड विद द वार्निंग ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपेयर सच मिरर। सर ये जो है आपका फिजिक्स का साइंस बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि देखिए जो भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, कार होती है आपकी या कोई भी चीज़ होती है, व्हीकल होता है, तो उसमें क्या होता है कि रियर व्यू मिरर जो लगा होता है और उसमें क्या कहा जाता है कि मतलब कि जो आपको उस शीशे के अंदर चीज़ें दिखती हैं वो पास होती हैं आपके, पर वो आपको दूर दिखाई देती है। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो मिरर्स होते हैं वो किस तरीके के मिरर्स होते हैं। तो ए जो है ये प्लेन मिरर की कैटेगरी के अंदर आते हैं, बी इज कॉनकेव मिरर्स विद वेरी लार्ज फोकल लेंथ, सी जो है वो कॉनकेव मिरर विद वेरी स्मॉल फोकल लेंथ एंड डी क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर्स की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो ऐसे जो मिरर्स होते हैं जो कि आपके ऑटोमोबाइल्स के अंदर लगे होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। कॉनकेव मिरर्स जो हैं वो कहाँ पे लगे होते हैं, आपके जो बार्बर्स की शॉप होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको पास दिखाई देता है जो भी आपका हेयर कट हो रहा होता है, चीज़ें होती है, और कॉन्वेक्स मिरर्स का होते हैं ऑटोमोबाइल्स में लगे होते हैं। नेक्स्ट इज डर्टी क्लोथ्स कंटेनिंग ग्रीस एंड ऑयल स्टेन्स आर क्लीन बाय एडिंग डिटर्जेंट्स टू वाटर। तो ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सरफेस एनर्जी जो मैंने पढ़ाया था आपको। तो जो स्टेन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं बिकॉज डिटर्जेंट। तो आपसे पूछा गया है कि अगर आपके कपड़े के ऊपर जो है वो तेल और ग्रीस का स्टेन लगा हुआ है तो डिटर्जेंट किस तरीके से उसके ऊपर काम करता है। ए रिड्यूसेस ड्रास्टिकली द सरफेस टेंशन बिटवीन वाटर एंड ऑयल। तो इसमें कहा गया है फर्स्ट स्टेटमेंट की वाटर एंड ऑयल के अंदर जो सरफेस टेंशन होता है उसको कम कर दिया जाता है डिटर्जेंट के थ्रू। सेकंड इंक्रीज द सरफेस टेंशन बिटवीन वाटर एंड ऑयल। तो इसमें कहा गया कि सरफेस टेंशन वाटर एंड ऑयल के बीच उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। सी इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ water and oil and D is decrease the viscosity of in detergent mixed water। ठीक है, तो एक बड़ी सा अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे सही है। जो डिटर्जेंट होता है वो बेसिकली जो सरफेस टेंशन होती है वाटर एंड ऑयल के बीच में उसको रिड्यूस कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टेन होता है वो कपड़े को छोड़ना शुरू कर देता है और बेसिकली फिर वहाँ से हट जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज एन इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिकल बल्ब ग्लो। तो आपसे पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है वो कैसे ग्लो होता है। तो ए इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इंटू लाइट, बी द इलेक्ट्रिकल एनर्जी is partially converted into light energy and partially into heat energy, C the light energy is converted into electrical energy and D is the electrical energy is converted into magnetic energy। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा। आपने देखा होगा कि जब कभी भी बल्ब जलता है उसके बाद कभी आपने उसको टच किया होगा तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो पार्शली लाइट एनर्जी के अंदर, जिससे कि हमें लाइट देखने को मिलती है, और पार्शली हीट एनर्जी के अंदर बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपको एक रूल बता रखा है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन नंबर 75 और 76 करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये जो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहले आप इसका रूल देख लेंगे। ए
अगर आपका ऑप्शन है 75 और 76 का, वो तब होगा जब दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही होंगी और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट की जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, ठीक है। रूल 2 के अंदर जो है वो बी ऑप्शन तब होगा जब दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो सही हैं बट जो स्टेटमेंट सेकंड है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड ऑप्शन जो है वो सी आपका तब होगा जब स्टेटमेंट पहली ठीक होगी बट जो दूसरी स्टेटमेंट होगी वो गलत होगी। और चौथा जो डी ऑप्शन आपका तब होगा जब स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हो जाएगी बट जो स्टेटमेंट सेकंड है वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो रूल आपको पता चल गया कि किस अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन मार्क करना है। तो क्वेश्चन जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 75, उसमें कहा गया है, स्टेटमेंट 1 दी गई है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी बार मैग्नेट हैज वन नॉर्थ पोल एंड वन साउथ पोल, ठीक है। तो आपसे कहा गया कि ये ज़रूरी नहीं है 75 के अंदर कि जो एक नॉर्थ पोल है या फिर एक जो साउथ पोल है उसके अंदर, मतलब कि कोई जो बार मैग्नेट है उसके अंदर नॉर्थ पोल या साउथ पोल हो ही हो। और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो दे रखी है कि मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो आपने दोनों स्टेटमेंट देख ली, एक बार आप रूल्स को दोबारा देख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। स्टेटमेंट दोबारा देख लीजिए और अब इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो है वो डी स्टेटमेंट जो है, मतलब डी ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या था यहाँ पे कि आपकी स्टेटमेंट 1 जो थी वो गलत थी और स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट गलत है और ये वाली स्टेटमेंट आपकी सही है। इसी रूल के ऊपर जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 76 है और आप अपने एग्जाम में इस तरीके के 2 क्वेश्चन ईजिली देख सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। तो स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर path is acting upon by the centripetal force and second statement जो है वो यहाँ पे दे रखे है कि जो centripetal force होते हैं acting on the body is doing work to keep it rotating in the circular path, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपने देख ली, एक बार रूल को दोबारा आप देख लीजिए ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो अब इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन होगा, मतलब कि जो ये वाली स्टेटमेंट है कि जो एक बॉडी सर्कुलर पाथ में एक्ट करती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से होती है। और ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ये स्टेटमेंट गलत है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बॉडी के ऊपर वर्क करती है ताकि उसको सर्कुलर पाथ में रोटेट कराया जा सके। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया इज, मैंने करंट अफेयर में आपको ये कराया था साइंस के। ए इज परम, बी इज आर्यभट्टा, सी इज बुद्धा एंड डी इज क्रे 1। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे परम जो है वो सही आंसर होगा। एक मैं चीज़ और बता दूँ, कल जो है वो 12-1 बजे के अराउंड जो है आपका पूरा मार्च का करंट अफेयर आएगा यूपीएससी ईपीएफओ का, तो उसको आप देखिए और अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि मार्च के शायद आपसे करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ए इज इम्पैक्ट प्रिंटर, बी इज कंसोल, सी इज डिवाइस ड्राइवर एंड डी इज OCR। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या है, डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, प्रोग्रामर्स यूज अ वैरायटी ऑफ डैश टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। तो आपसे जो है पूछा गया कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं अगर उनको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी होती है तो वो कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ए इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बी इज सिस्टम लैंग्वेज, सी इज हाई लेवल लैंग्वेज एंड डी इज लो लेवल लैंग्वेज। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसको यूज़ करके जो कंप्यूटर होता है उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ये मैंने आपको कंप्यूटर क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो आज का है ये आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एक्टिव सेल, ठीक है। तो ए इज एक्टिव सेल ही होगा, बी जो होगा वो फॉर्मूला बार होगा, सी इज मेन्यू बार एंड डी इज नेम बॉक्स। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो जो फॉर्मूला बार होता है वो बेसिकली एक्टिव सेल के जितने भी कंटेंट्स होते हैं उनको डिस्प्ले करता है। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसी के साथ आपको ये वीडियो कैसी लगती है ये भी मुझे ज़रूर बताइए। कोई आपके हमारे लिए आपके मन में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या फिर कोई भी सजेशन है वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।